तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार जर्क ओवरलॉर्ड के एपिसोड नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। माना एपिसोड काफ़ी ज़्यादा छोटी आ रही है, लेकिन क्या करें, अभी व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आ रही और मुझे अपने एग्जाम्स और बाकी सभी फोकस करना है। तो अभी के फ़िलहाल में सिर्फ एक ही चैप्टर 15 मिनट की देखते हैं, बाद में व्यूज़ बढ़ने लगेंगे तो मैं 2 वीडियो देखूंगा। तो चलो चैप्टर पे आते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे क्यूमी वाइल्डनेस एरिया में जाने को तैयार हो जाता है। इसके साथ वो सिक्योरिटी के पास भी जाता है, जहाँ पे सिक्योरिटी उसको मना करता है कि देखो बच्ची, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपना क्यूमी जिद पे अड़ा होता है और कहता है कि देखो मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाने वाला हूँ। इसके बाद वो गार्ड भी उसको की देता है और क्यूमी भी की को लेकर अंदर आ जाता है। अंदर की इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि उसके सिटी से काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस होती है, लेकिन क्यूमी के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो इन सब चीज़ों को एडमायर करे। इसलिए वो अपने रूम में जाता है, अपने बैग्स को रखता है और बाकी के सप्लाइंग वाली चीज़ों को रख देता है। इसके साथ वो निकल पड़ता है ताकि वो अपने कुछ अधूरे काम कर सके। अब जिस जान बैकपैक में उसने अपने ककून को रख रखा था वो उसको लेटा नहीं, क्योंकि ये मिलिट्री का एरिया है जहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं कि वो यहाँ पे आकर चोरी करे। जिसके साथ वो बाहर जाना शुरू करता है। बाहर जाता है तो वहाँ पे एक ऑफ रोड पिकअप ट्रक होती है। ऑफ रोड मोटरसाइकिल, ऑटोमेशन, राइफल, क्वाड्रपर, रॉकेट लॉन्चर और वेरियस एमुनेशंस और जितने भी मिसिंग आइटम्स थे वो सभी थे। मतलब यहाँ पर अपने क्यूमी ने जो परचेज कर रखे थे वो सभी आ जाते हैं। क्यूमी उन सबको चेक करता है और सब चीज़ों की कंडीशंस काफ़ी जहाँ अच्छी होती है। इसके साथ सब चीज़ें वो फिनिश करता तो ऑलरेडी रात हो चुकी थी। क्यूमी नहीं जानता था कि जब तक वो बिजी है वहाँ पर जो क्यूमी के अकेले जाने वाली वायलेंस वाली खबर है वो पूरे बेस में फैल चुकी थी। सारे बंदे क्यूरियस थे कि आखिर का ऐसा कौन सा रेकलेस बंदा है जो कि यहाँ पे अकेले वाइल्डनेस एरिया में जाने की सोचा था। कुछ ने तो क्यूमी पे एक बेटिंग पूल को भी ओपन कर दिया था, जहाँ पे वो बेट कर रहे थे कि क्या क्यूमी वहाँ से वाइल्डनेस एरिया से क्या जिंदा लौट आ पाएगा या फिर नहीं। जिसके साथ दूसरे दिन 21 जुलाई 2056 6 AM का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्यूमी फाइनली सुबह उठता है, वहाँ का खाना खाता है। जिसके साथ वो मील को फिनिश करता है, वो बाहर जाता है तो देखता कि कैसे सब लोग उस पे स्ट्रेंजर देख रहे थे। अब जो न्यूज़ उसके खिलाफ में फैली थी कि ये बंदा अकेले जा रहा है, इसलिए सारे बंदे उसे ऐसे घूर कर देख रहे होते हैं। लेकिन क्यूमी वहाँ पे ज़्यादा कदर नहीं करता। उसकी इनहेंस एनर्जी से वो लोगों की बातें तो सुन पा रहा होता है, जहाँ पर वो सबकी बातों से ये सुनता कि कैसे वो उसके बारे में बात कर रहे थे कि ये वही बंदा है ना जो कि वाइल्डनेस में अकेला जाना चाहता है। इसका नाम क्यूमी है ना, सही कहा ना। जिसके साथ तो बहुत सारे बंदे फाइट करने लगते हैं, बात करने लगते हैं। क्यूमी जहाँ कुछ डिस्कशन नहीं करता और सीधे एक बंदे के पास जाता है जो कि क्यूमी के बारे में ऐसे बात कर रहा होता है। जिसके साथ वहाँ पे एक स्कारफेस फाइटर होता है, जिससे कि अपना क्यूमी मिलने के लिए जा रहा होता है। वो स्कारफेस फाइटर क्यूमी से पूछता कि ब्रदर क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। जिसके साथ अपना क्यूमी उससे कहता कि ब्रदर मैं काफ़ी ज़्यादा हरी में हूँ, क्या तुम मेरे ऊपर ही 10,000 युआन का बेट प्लेस कर सकते हो। मैं बस बेट करना चाहता हूँ कि मैं 5 दिन तक वाइल्डनेस एरिया में आराम से रह सकता हूँ और जिंदा वापस आ जाऊँगा। ऐसा कैसे। अब यहाँ पे क्यूमी कहता है, उससे खुद पे कॉन्फिडेंट था कि यार मैं जिंदा तो आ ही जाऊँगा, इसलिए उसने अपने ऊपर ही पैसे लगा लिए थे। जिसको सुनकर वो स्कारफेस बंदा अपने थंब को ऊपर करके कहता कि ठीक है तुम जाओ मैं लगा दूंगा। जिसके साथ क्यूमी बिना कुछ कहीं वहां से निकल पड़ता है। अब अंदर किसी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक न्यूली प्रोमोटेड प्रोस्पेक्टिव फाइटर वाइल्डनेस एरिया में जाएगा तो वो कुचल कर मॉन्स्टर के हाथों मारा ही दिया जाएगा। लेकिन अपनी क्यूमी के पास होता है जर्क्लम, जिसके कारण वो कोई एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था। क्या वो ऑर्डिनरी था? नहीं, वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी था। जिसके साथ यहाँ पे दिखाया जाता है कि क्यूमी अपने कैंप एंट्रेंस पे जाता है, अपने रोड पिकअप ट्रक पे बैठता है, इंजन को स्टार्ट करता है, वाइल्डनेस की तरफ निकल पड़ता है। जिसके साथ अंडर वाइल्डनेस के रोड को जानते हुए यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। जिसके साथ वो अपने बेस के लगभग 10 माइल्स दूरी तक चला जाता है, क्योंकि अपने सोल लिंक को कमांड करता है, वहां सेंस करता है और अपने वर्कर बग को बैक से बाहर निकलता है और अपने उसी ट्रक के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जिसके साथ यहाँ पे वो आगे बढ़ना शुरू करता है। वर्कर बग के पास पावर्स होती है कि वो आसपास के एरिया को सेंस कर सकता था। जिसके साथ वो आगे बढ़ते जाता है और सेफ्टी से 20 to 30 माइल्स और भी अंदर चला जाता है, जहाँ पे क्यूमी ओकेजनली किसी
मॉन्स्टर के ट्रेस को स्पॉट करता है, चिड़िए की चहचहाहट को सुनता है, लेकिन वहां पर वो सीधे चलता जाता है क्योंकि उसके पास जर्क ओवरलॉर्ड था, जिसकी वजह से वो अपने चारों तरफ के मॉन्स्टर्स के बारे में समझ पा रहा था। जैसे कि वो मॉन्स्टर्स को एस्केप करता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है मॉन्स्टर्स को देखता है तो क्यूमी की सांसें फूलने लगती है। वो काफी ज्यादा टेंशन में आने लगता है क्योंकि ये क्यूमी का पहली दफा था जबकि वो किसी मॉन्स्टर्स को देख रहा था। अब भले ही आपकी पावर्स थोड़ी सी बहुत ही हो बढ़ चुकी है, इसकी पावर्स पर्सपेक्टिव फाइटर जितनी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जब पहली दफा आप किसी मॉन्स्टर को देखोगे उससे फाइट करोगे तो आपकी फटने की, ऐसा तो सबके साथ ही होगा। जिसके साथ वो आगे बढ़ता है, फॉर्चुनेटली अभी रास्ते में वो किसी भी मॉन्स्टर के अटैक का इनकाउंटर नहीं करता है, जिसके साथ 50 मील की दूरी वो और तय कर लेता है और वो मैप के गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। वो उसी लोकेशंस के पास जाता है जहां पे उसने मार्क कर रखा था कि मैं यहीं पे जाकर अपने अंडे को हैच करवाऊंगा। इसके साथ वो रोड के साइड को बदलते हुए और भी अंदर धीरे धीरे करके जाने लगता है। वहां पे वो आगे बढ़ता है, फाइनली जो ऑफ रोड में होता है वो पिकअप ट्रक वहीं पे अटक जाता है। जिसके साथ क्यूमी वहां पे उस अटकी हुई ट्रक को हटाने के लिए अपने वर्कर बग को वहां पे उठाता है और उससे अपने ट्रक को पुश करवाता है। अब भले ही वर्कर बग की साइज काफी ज्यादा छोटी थी, लेकिन वो बड़ी आसानी से किसी भी अपने वेट से डजन्स ऑफ टाइम्स वेट तक आसानी से उठा सकती है। और यहाँ पे ऑफ रोड ट्रक उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होती, जिसके कारण वो उसको उठा लेता है बड़ी आसानी से। और कुछ इफर्ट्स के बाद क्यूमी फाइनली वहां पे सब चीजों को हटाने के बाद मेजर इंसिडेंट्स के हटाए बिना कुछ प्लानिंग किए वो उसी विला एरिया के पास चला जाता है। ये विला एरिया जैसे मैंने बताया कि वहां पे बिल्डिंग्स मौजूद थी, लेकिन आपको बिल्डिंग्स के बारे में पता है क्योंकि हमने स्वैलो स्टार में देख रखा कि बिल्डिंग्स के अंदर क्या क्या होते हैं। वहां पे मॉन्स्टर्स भरे पड़े हुए होते हैं। इसके साथ वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। उन्होंने अपने ट्रक को आधे माइल दूर ही छोड़ दिया होता है ताकि वो पैदल जा सके, ताकि मॉन्स्टर्स उन सब के ट्रक की आवाज को सुनकर उनके पास न आ जाए। इसके साथ वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी क्यूमी को एहसास होता है कि सामने मॉन्स्टर से वो अपने पेयर्स और बाइनोकुलर से सामने देखता है तो वहां दिखाया जाता है कि उसी विला के ऊपर एक डॉग लाइक मॉन्स्टर जो कि 1.2 मीटर लॉन्ग होता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी एक प्राइमरी बीस्ट सोल्जर्स की पावर्स को होल्ड कर रहा होता है। जिसके साथ उसे एक और पावरफुल मॉन्स्टर दिखता है, जिसको देखकर वो कहता है कि यार ये तो यहाँ पर एक और आ गया। जिसके बाद वो और देखने लगता है तो वहां पे टोटल में लगभग 7 से 8 टाइगर मैस्टेस बंदे मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं और वहां पे और भी ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर्स आना शुरू करते हैं। कुछ बिग लाइक मॉन्स्टर्स होते हैं और ऐसे ही कई और मॉन्स्टर्स भी मौजूद होते हैं। साथ में वो आयरन हेयर्ड वाइल्ड बोर्स भी मौजूद होते हैं और क्यूमी को वहां पे एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ मॉन्स्टर्स दिखते हैं उसी एक सेम एरिया विला एरिया के पास, जो कि काफी ज्यादा होती है। जैसे कि वाइल्डनेस एरिया में रहना आपको खुलेआम में कहीं भी आप पे अटैक किया जा सकता है, लेकिन ये विला एरिया में आप छुप कर रह सकते हो। वहाँ पे अगर कोई इंसान भी उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करे तो मॉन्स्टर्स को छुपने की जगह मिलेगी और वो छुप कर उन सब पे अटैक करके इन सब प्रैक्टिशनर्स को मार सकते हैं। अब यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर तो अपने क्यूमी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि यहाँ पर तो मॉन्स्टर्स हो गए नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगता है कि इस बंदे ने अच्छे से अपने नॉवेल्स को नहीं पढ़ रखा था, वरना ये ऐसी जगह को चुनता ही नहीं, क्योंकि आपने और हमने ऑलरेडी देख रखा है कि कैसे क्या हुआ है। जिसके साथ वो कहता है कि यार ये विला एरिया तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मुझे अपने प्लान को चेंज करना होगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काल्मली इस सिचुएशन को एनालाइज करता है और वो ये कंसीडर करता है कि मैं किसी ओपन वाइल्डनेस में ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इन सब के जगह गया ना तो यहाँ पे मैं आराम से मारा जाऊंगा, क्योंकि विला के अंदर और भी कितने ज़्यादा मॉन्स्टर छुपे हुए होंगे मुझे खुद नहीं पता होगा। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि यार ह्यूमंस थे वो वाइल्डनेस के अंदर बड़ी आसानी से मॉन्स्टर्स को मारा करते थे, मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता रखा था। जिसके कारण वो यहाँ पे छोड़ता है इसको और बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन उससे पता था कि यार अगर मैं किसी अबंडन एरिया की तरफ भी जाऊंगा तो वहां पे भी मॉन्स्टर्स तो हो ही सकते हैं। इसके साथ क्यूमी फिर से सैटेलाइट को यूज करता, वहां पे देखता है, वहां पे एक ऐसी जगह को सुटेबल लोकेशंस को फाइंड करता है जो कि एक डेंस फॉरेस्ट थी, जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल थे, जहाँ पे सैटेलाइट की इमेजेस आ ही नहीं सकती, जहाँ पे अपना क्यूमी अपने जर्क ओवरलॉर्ड को वहां पे ब्रेक थ्रू करवा सकता है, ग्रो करवा सकता है, जिसके साथ वो आगे बढ़ने लगता है। अब इसी के साथ अपना वो वर्कर बग से ही अपने रास्ते को लीड करवाता कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, ताकि तुम स्कैन कर दे और सामने मॉन्स्टर आए तो मुझे आगाह कर देना। जिसके साथ वो आगे धीरे धीरे करते बढ़ते जाता है और रास्ते में वो अपने बॉक्स से लैंडमार्क्स निकालता है और अपने सराउंडिंग एरिया में ट्रैप्स बिछाना शुरू करता है, जिसके साथ वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। अब तभी वो जैसे ही आगे बढ़ता है क्रैक वहां पे वर्कर बग सडनली अपने शार्प क्लॉक्स को रिवील करता है और वहां पे
ब्लैक क्रिएचर्स को कैप्चर कर लेता है। मतलब कि वहां पे अगर क्यूमी असल में अकेला होता है तो वो मारा जाता है, क्योंकि असल में वर्कर बग ने जिसको पकड़ा था वो एक वेनेमनस लगभग 1 मीटर लंबा सांप होता है जो कि काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है। अगर यहाँ पर क्यूमी को डस लेता तो क्यूमी खत्म हो जाता है, लेकिन अपने वर्कर बग के कारण वो बच गया होता है। उसको मारने के बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगता है और क्यूमी के माथे से तो पसीना टपक रहा था कि अगर मेरा वर्कर बग न होता तो मैं यहीं पे मरने वाला था। अब भले ही आपने अपने पूरे नॉवेल्स को पढ़ रखा है, आपने पूरे हर एक चैप्टर्स को जान रखा कि कैसे क्या होने वाला है, लेकिन अगर आप इतने पावरफुली ना हो कि आप उस ट्रेलर को ले सको तो यार क्या ही फर्क पड़ता है। स्टार टावर की बात आए तो यहाँ पे लू फेंग के पास उतनी एबिलिटी थी, उतनी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी थी, क्योंकि स्टार टावर्स को लेने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे बंदे आ चुके थे लेकिन वो फेल हो चुके थे, जिनमें से लू फेंग ही ऐसा था जो कि कामयाब हो पाता, क्योंकि उसकी मेंटल विल पावर उस लेवल तक जा चुकी थी जिससे कि वो स्टार टावर को कंट्रोल कर सकता था, जिसके साथ वो आगे बढ़ना शुरू करता है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने वर्कर बग को फाइनली एक ऐसी जगह पे लाता है जहाँ पे कोई नहीं था। वहाँ पे चारों तरफ देखने के बाद ऐसी कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं थी, जिसके कारण वो अपने वर्कर बग को वहीं पे रखता है और वहाँ पे बैठा कर उसको अपना ब्रेक थ्रू करवाना शुरू करता है। वर्कर बग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगता है एक मदर नेस्ट में, जो कि एक नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल होने वाली है अपने वर्कर बग के बाद। जिसके साथ वहाँ पे हमें बताया जाता है कि अभी जो इंक्यूबेशन होने वाली है उसके लिए लगभग 3 घंटे चाहिए। क्यूमी वहां पे ऐसे ही नहीं बैठ सकता था, वो चारों तरफ अपनी डिफेंसेस को फैलाना शुरू करता है, चारों तरफ देखने लगता है कि क्या यहाँ पे कोई मॉन्स्टर्स तो है या फिर नहीं, और अपने कुछ स्ट्रैटेजिक लोकेशंस के अंदर लैंडमाइन को प्लान करने लगता है और वहां पे अपने हॉट वेपन्स को भी अनलोड कर लेता है, ताकि वहां पे अगर मॉन्स्टर्स का अटैक हो तो अपने इन सारे पोजीशंस को यूज करके वो उन सारे मॉन्स्टर्स को मार सके। जिसके साथ एक बार करके वो सारे अरेंजमेंट को कर लेता है, फाइनली क्यूमी को राहत मिलती है, फाइनली वो वहां पे रिलैक्स होता है। जिसके साथ वो अपने टाइम पे देखता है तो अभी 2 बज रहे होते हैं और ऑलरेडी काफी ज्यादा गर्मी थी। वहां पे उसने एक कॉम्बैट गियर को भी पहन रखा था और क्यूमी पूरी तरह पसीने में भीग चुका होता है, लेकिन अभी के फिलहाल क्यूमी इतने ज्यादा गर्मी में था लेकिन फिर भी वो अपने कॉम्बैट सूट को उतारता ही नहीं है, क्योंकि जंगल में किसी भी तरीके के वेनमस इंसेक्ट और स्नेक्स हो सकते हैं और ये कॉम्बैट सूट ही उससे प्रोटेक्शन देती है। अगर वो इस कॉम्बैट सूट को हटा ले और कोई कीड़ा भी खाता तो यार उस मर सकता है, इसलिए वो नहीं हटाता चाहे कितनी ही गर्मी क्यों न लगे। जिसके साथ वो फिर से अपने व्हीकल के पास जाता है और अपने व्हीकल में से पानी निकाल कर पीता है और अभी के फिलहाल वो ऐसे ही बैठने लगता है और कैलकुलेट करने लगता है और कहता है कि एक बार मुझे बस इंतजार करना चाहिए, जब मेरा नेस्ट एक बार सक्सेसफुली हैच हो जाएगा फिर मैं सेफ हो जाऊंगा। जिसके साथ वो धीरे धीरे इंतजार करने लगता है और अभी के फिलहाल 3 घंटे भी काफी ज्यादा लंबे टाइम होते हैं, इसलिए वो इंतजार करने लगता है। अब जो उसके जो अंडे होते हैं वो धीरे धीरे करके 5 मीटर्स के हाइट पे जाने लगती है, जो कि धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं। वहां पे वेनमस इंसेक्ट और स्नेक्स भी होते हैं जो कि अपने क्यूमियंस को हंट करके मार रहा होता है। लगभग 90% कंप्लीट हो चुकी होती हैचिंग और जर्क बहुत ही जल्द अर्थ पे अपीयर होने वाला था और क्यूमी को ये देखकर काफी ज्यादा खुशी होती कि फाइनली ये हैच होने वाली थी। लेकिन यहाँ पे वो खुश हो ही रहा था कि वहां पे कुछ अलग ही चीज होती है। उसी वक्त अपने क्यूमी के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि उसे जंगल की तरफ से एक अनयूजुअल साउंड आने लगती है, जो कि क्रैक क्रैक की आवाज होती है और असल में ब्रांचेस के टूटने की आवाज होती है, जिसको देखकर क्यूमी अपने उसी लॉन्ग स्पेयर को टाइटली पकड़ लेता है, जहां पर वो कुछ स्टेप पीछे होता है, अपने डिफेंसिव स्टैंस को क्लियर करता है और उसे पता चलता है, यहाँ पे पता चलता है कि एक फियर्सर बीस्ट वहां पे आ चुका होता है। वो कहता है ये अच्छा नहीं है। सामने दिखाया जाता है एक टाइगर मैस्टिफ को, जिसको देखकर क्यूमी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। हमें बताया जाता है कि टाइगर मैस्टिफ अपने एस्टोनिशिंग स्पीड और स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। इसकी एक सिंपल कैजुअल अटैक भी 2000 किलोग्राम फोर्स से भी एक्सीड कर देती है। अल्दो क्यूमी यहाँ पे पैनिक तो होता है कि यहाँ पे इसकी फोर्स ऑफ पावर्स मुझसे भी ज्यादा है, लेकिन वो काम रखता है क्योंकि ये सिर्फ एक टाइगर मैस्टिफ थी जो कि प्राइमरी बीस्ट सोल्जर्स थी और क्यूमी ऑलरेडी एक प्रोस्पेक्टिव फाइटर बन चुका था जो कि इस मॉन्स्टर से कोई कमजोर नहीं था। आफ्टर ऑल एक प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको ऐसे ही 3 बीस्ट सोल्जर लेवल मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता है और टाइगर मैस्टिफ इनमें से ही एक होता है और साथ में अपने क्यूमी के पास एक्सलेंट इक्विपमेंट और प्रिपरेशंस भी थी, तो उसको डरने की क्या ही बात होनी चाहिए थी। जिसके साथ वो देखता कि कैसे टाइगर मैस्टिफ उसके ही आगे आ रही है। उसने अपने सारे राइफल्स को भी रख रखा था, वहां पे उसे हर एक चीज वेपन्स थी, वहां पे माइंस लगा रखे थे, तो उसके पास कॉन्फिडेंस थे कि वो उसको हरा सकता है। लेकिन वो जानता था कि अगर यहाँ पर वो लैंड माइन से यूज किया तो इसके ब्लास्ट से कई और भी मॉन्स्टर्स आ सकते हैं। अभी लैंड माइन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अपने आयरन फ्यूल्ड वाइल्ड बोल जिसकी मोस्ट डिफेंसिव एबिलिटी होती है वो भी
उस लैंडमाइन से बच नहीं पाता तो ये टाइगर मैस्टिफ क्या ही बच पाएगा। लेकिन वो अगर इस एक्सप्लोजन से मारा तो दूसरे मॉन्स्टर्स भी आ सकते हैं, तो क्या ही किया जा सकता है। अब इसी के साथ वहाँ पे वो मॉन्स्टर्स भी अपने क्यूमी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आखिर क्या होने वाला, क्यूमी उस टाइगर मैस्टिफ से कैसे फाइट करेगा और आगे क्या होने वाला, क्या उसको हरा पाएगा या फिर उसे भी जर्क ओवरलॉर्ड के स्वाम का यूज करना पड़ेगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।